आपने ही कहा था ना, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें फैसला लेना होगा। ये है मेरा फैसला। ये फैसला नहीं, जिद है, अकड़ है, घमंड है तुम्हारा। और गलत बात के लिए जिद तो हम कभी मानने वाले ही नहीं हैं। इस मृदंग के साथ मेरे छोटे सूबेदार जी की बहुत सी मीठी यादें जुड़ी हैं। वो छोटे सूबेदार जी जो मेरी सारी बातें मान लेते थे। तुम कहाँ रह गए थे खंडेराव? मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम अब तक दरबार क्यों नहीं आए? आज पहला दिन है और पहले ही दिन तुमने देर कर दी। अब चलो, मल्हार सरकार बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी वहां पहुंच गए हैं तुम्हारे अलावा। क्यों? हमारा इंतजार करने की क्या जरूरत है? पिछले 7 साल से हमारे बगैर भी दरबार चल रहा था ना, अब भी चल सकता है। कह दीजिए अपने बड़े सरकार से हम नहीं आने वाले। लेकिन खंडेराव, छत्रशाला में तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था ना कि तुम दरबार नहीं आओगे। तो फिर अचानक क्या हो गया? दादा आप कह रहे हैं मन नहीं है हमारा, नहीं आएंगे। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? हम कह रहे हैं जाने दीजिए हमें। खंडेराव, सब बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दरबार आओगे, चर्चा में शामिल होगे, तभी तो सबको पता चलेगा कितने काबिल और कितने जिम्मेदार बनकर आए हो तुम गुरुकुल से। दादा किसी को कुछ साबित नहीं करना हमें। कब तक अपने आप को औरों के सामने साबित करते रहेंगे? थक गए हम, अब नहीं होगा हमसे। जाने दीजिए। अब अचानक क्या हो गया इसे? हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं सरकार? युवराज खंडेराव का इंतजार कर रहे हैं हम। महाभारत काल से आज तक एक सच जरा भी नहीं बदला है गुरुजी। पुत्र मोह में कई बड़े बड़े राजा अपना राज्य ध्वस्त कर चुके हैं। मल्हार सरकार भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हमें तो अब मालवा के अच्छे दिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। सच कहा आपने बाबा। अनुशासन पसंद मल्हार सरकार ने दरबार रोक रखा है। सबके आने के बावजूद कार्यवाही अब तक शुरू नहीं की, क्योंकि उनका लाडला बेटा अब तक नहीं आया। हमारे पुत्र खंडेराव के कारण
आज दरबार का बहुत सा समय बर्बाद हुआ। हम क्षमा प्रार्थी हैं। लोगों को बता दिया, दरबार का कामकाज शुरू किया जाए। लेकिन सरकार, छोटे सूबेदार के बिना ही ऐसे कैसे? थोड़ी देर और इंतजार वापस आने के बाद आज उन्हें पहली बार दरबार आना था। तभी कुछ देर पहले हमने उन्हें याद भी दिलाया कि तुम्हें आना है। अब और इंतजार नहीं कर सकते। समझना होगा खंडेराव को कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। कार्यवाही शुरू की जाए। जी। बताइए गंगूबान। ये है तारापुर का किला। इसी पर पुर्तगालियों ने शिकंजा कस लिया है और हमें इसी किले को बचाने के लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी। किले के 2 प्रवेश द्वार हैं। हमें मिली सूचना के अनुसार यहां इस वक्त तकरीबन 800 सैनिक तैनात है। किले के अंदर 5 तोपों के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और बहुत सारे हथियार भी हैं। किले के तीनों तरफ खुला मैदान है और एक तरफ समुद्र। इसलिए मराठाओं की सुप्रसिद्ध छापामार या गोरिल्ला युद्ध नीति यहां काम नहीं आएगी। हमें सीधे हमला करना होगा। क्या घेराबंदी का सहारा लिया जा सकता है? क्या लगता है? मुश्किल है सरकार। किले की दूसरी तरफ समुद्र है। हम घेराबंदी कर भी लेते हैं तब भी पुर्तगाली सैनिकों के लिए अनाज और भी जरूरी चीजें गोवा समझौते के तहत समुद्र के रास्ते से आ सकती है। हमारे सैनिक तीव्र और आकस्मिक वार करने में सक्षम है। पहाड़ और जंगल के इलाकों की भी काफी मदद मिलती है उन्हें, लेकिन यहां दुश्मन के पास किला है और ये बात हमारे अनुकूल नहीं है। आमने सामने युद्ध करेंगे तब भी पुर्तगाल की सेना जो इतनी बड़ी है उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम विजयी हुए तब भी बहुत सारी जिंदगियां गंवाकर हमें जीत हासिल होगी। कोई अलग रणनीति अपनानी होगी। थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, मगर जानते बूझते अपने सैनिकों की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। अकेले आए तुम? जी, वो छोटे सूबेदार जी ने आने से मना कर दिया है। तुमने सही नहीं किया खंडेराव। तुम समझते क्यों नहीं? इस वक्त दरबार छोड़कर शराब पीने कैसे जा सकते हो तुम? और ये उसूल तुमने ही बनाया था ना कि दिन में शराब नहीं। फिर आज हमें उसकी बहुत जरूरत है परीक्षित, और तुम मना मत करना। अंदर एक ऐसी आग सुलग रही है जो सिर्फ और सिर्फ शराब ही शांत कर सकती है। लेकिन बताओगे ऐसा क्या हो गया? क्या बताएं दोस्त, क्या बताएं तुम्हें कि वो एक लौता इंसान जिसे हम बेहद प्यार करते हैं, जिसे लेकर हम बेफिक्र थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन वो इंसान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ेगा, हमेशा हमें बिना शर्त के चाहेगा। आज उसने
हमारे प्यार को ठुकरा दिया परीक्षित। हमारी वही नहीं साहिब, अहिल्या ने जानते हो क्या काम से? हमसे कहती है कि अगर हमने शराब पीने की ये बुरी आदत नहीं छोड़ी तो वो बचपन के खंडेराव की यादों के साथ जी लेगी। इसका मतलब जानते हो परीक्षित? कि अहिल्या हमारे पास नहीं आएगी। हमसे प्रेम करने के लिए शर्त रखी है उसने। ये हमें यकीन नहीं हो रहा है परीक्षित। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि वहीनी साहब ने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया? वहीनी साहब तुमसे बहुत प्यार करती है और इसलिए उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम शराब पियो या मत पियो, इससे वहीनी साहब को क्या फर्क पड़ेगा? हम तो यही सोचते आए हैं कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती, तो फिर क्यों छोड़े हम शराब? हम शराब पीते हैं, हमें शराब पसंद है, आदत लग गई है। तो हम शराब पीते हैं तो क्या हम इंसान नहीं? यहाँ इतने गए गुजरे हो गए हैं कि अहिल्या हमसे बात तक करना पसंद नहीं करती। हम नशा करते हैं दोस्त, किसी का कत्ल नहीं किया है हमने। लेकिन वहीनी साहब की सोच गलत भी तो नहीं है ना खंडेराव? तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी हर एक बात, हर एक कदम पर हजारों की निगाहें टिकी हुई है और मुझे कौन देखेगा? मैं 10 गलती करने के बाद भी बच सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी भूल गुनाह बन सकती है। हमारे दोस्त हो ना, उसकी ओर से क्यों बात कर रहे हो? अहिल्या हमें बार बार याद दिला रही है छोटे खंडेराव की। कह रही है कि अगर हमने अपनी शराब पीने की बुरी आदत को नहीं छोड़ा तो हमारे छोटे खंडेराव की यादों के साथ जी लेगी। लेकिन शायद भूल रही है कि बचपन वाला खंडेराव भी कोई शांत स्वभाव, नर्म दिल, दूध का दुला इंसान नहीं था। उसमें भी खामियां थी, लेकिन तब तो अहिल्या ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, अपना पक्का पक्का दोस्त माना था। तो फिर अब हमारी सिर्फ एक आदत के साथ वो हमें स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? 7 साल बाद आए, हमसे दूर रहेगी, ये कैसे कह सकती है अहिल्या? लेकिन खंडेराव दोस्त, तुम द्वारकाबाई साहब, देखिए भवानी मंदिर में चढ़ावे के लिए ये सब तैयार किया है। कैसा है? अच्छी कारीगरी है, बहुत उम्दा और महीन काम बारीकी से किया है। अक्का साहब, हरको बाई साहब, कह भी दीजिए जो कहने आई थी। हम कोई पराये नहीं हैं, इसी खानदान और वाड़े का हिस्सा हैं। आपके आने के पहले से तो जो अक्का साहब से कहने आई थी हमारे सामने भी कह सकती हैं। जिस तरह दौड़ते भागते आई हैं, जाहिर सी बात है कि बात जरूरी है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अक्का साहब, वो बस इतना कहना था। खंडेराव आज दरबार नहीं गए। क्या? उन्होंने दरबार जाने से साफ मना कर दिया। खंडेराव ने ऐसा कैसे कर सकता है वो? और क्यों किया उसने ऐसा? देवा, अब बड़े सरकार को शिकायत का एक और मौका दे दिया खंडेराव ने। सच कह रही है अक्का साहब। चिंता वाली बात तो है, बड़े सरकार तो सुनते ही नाराज हो गए होंगे, लेकिन हमें कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। क्यों?
जान सकती हूँ मैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना अक्का साहब कि खंडेराव मनमौजी हैं, अपनी मर्जी के मालिक, सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और किसी की नहीं। अब ये तो स्वभाव है ना उनका। ऐसे में आप उन्हें कितना ही समझाएं सिखाएं, गुरुकुल भेज दे शिक्षा दीक्षा के लिए, इंसान का मूल स्वभाव वो तो नहीं बदलता ना। हमें तो बहुत अफसोस हो रहा है अक्का साहब ये सोच के कि दरबार से बाहर जाकर लोग न जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नाम तो हमारे कुल और बड़े सरकार का खराब होगा ना। सच, खंडेराव को थोड़ा तो सोचना चाहिए ना, दरबार की गरिमा का मान रखना चाहिए। अक्का साहब सोचिए ना, बड़े सरकार को कितना बुरा लगा होगा। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि 7 साल पहले खंडेराव को उत्तराधिकारी घोषित करना उनकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं। जल्दबाजी और जज्बात में लिया गया एक गलत फैसला नहीं अक्का साहब? खंडेराव अपने मन की सुनता है, अपने मर्जी से चलता है। सही है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब खंडेराव एक योग्य, होनहार और जिम्मेदार नौजवान बनकर लौटा है। कुछ तो कारण जरूर है जो उसने दरबार में जाने से मना किया, क्योंकि अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना खंडेराव अच्छी तरह से जानता है। जिस काम की वजह से खंडेराव दरबार नहीं गया, वो काम या उलझन को सुलझाकर खंडेराव दरबार जरूर जाएगा। विश्वास है मुझे। किसे दिलासा दे रही हैं आप अक्का साहेब? खंडेराव में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही कभी आएगा। देख लेना, दरबार भी नहीं जाएंगे आज वो। चाहो तो शर्त लगा लो। मानिक, कैसे हो? बालजी काका ने बताया बहुत बेचैन थे तुम आज। क्या हुआ मानिक? अब तुम्हें देख लिया ना तो शांत हो गया। तुम्हें पता है रेनू, पास वाले गांव में नवरात्रि का मेला लगने वाला है और पहले ही दिन घोड़ों की दौड़ होने वाली है। अच्छा, इसका मतलब मानिक भी शामिल होगा दौड़ में? बिल्कुल, और जीतेगा भी मेरा मानिक ही। जानती हो क्यों? क्योंकि पूरे मालवा में इसकी टक्कर का दूसरा घोड़ा है ही नहीं। कितने नादान हैं कुछ लोग परीक्षित। जानते ही नहीं कि मालवा में एक नया घोड़ा भी आया है, जिसका नाम है वायु। जानती हो सारजा, कोई भी नया घोड़ा आ जाए, वायु या हवा या फिर तूफान, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत मेरे मानिक की ही होगी। शायद कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि दौड़ भले ही घोड़ा लगाता हो, लेकिन जब तक घुड़सवार में वो जीतने का जज्बा नहीं होता ना, तब तक जीत मुमकिन नहीं। और मैंने इसे कई बार देखा है, घुड़सवारों में वो जज्बा, वो जुनून
होता ही नहीं है जो उन्हें अपने मंजिल के करीब ले जा सके। खुद को लेकर इस कदर खुशफहमी है कुछ लोगों को कि अपने आगे हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। घोड़ों की दौड़ में जीत सके इस लायक भी नहीं समझते। हैरान है हम। अब तुम बताओ रेनू, जो इंसान दरबार तक 25 कदम की दूरी तय नहीं कर सकता, वो 25 को उसकी दौड़ जीत पाएगा क्या? दरबार जाने का जज्बे और जुनून से क्या लेना देना? हमें नहीं जाना दरबार, हम नहीं गए, हमारी मर्जी। अब किसी को दरबार क्यों नहीं जाना हम क्या जाने। शायद घबराहट हो रही हो, डर लग रहा हो। क्यों सारजा? रेनू सही कह रही हूं ना मैं? मतलब जो व्यक्ति पहले ही दिन दरबार के नाम से डरकर छुप जाए, वो इंसान अपने घोड़े को दौड़ में कैसे जिताएगा? डर, घबराहट। परीक्षित, तुम जरा वायु को संभालो। अभी हम 25 क्या 100 कदम की दूरी तय करके दिखाते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो 100 कोस भाग के भी दिखा देंगे, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि खंडेराव मुश्किल से मुश्किल हालात में घबराता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ काबिल ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ भी। और हमारे आगे टिक सके ऐसा भी कोई बना नहीं। बचपन से देख रही हूँ, सीधे सीधे बात मानते ही नहीं है छोटे सूबेदार जी। मगर जहां उन्हें चुनौती दी, ललकारा, फिर देखो झट से वही काम करते हैं जिसे पहले करने के लिए मना कर चुके थे। इतने साल हो गए लेकिन रत्ती भर बदलाव नहीं आया उनमें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.